नमस्कार दोस्तों। कास्ट क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और लगातार आप हरियाणा जीके की जो सीरीज हमने चलाई हुई है उसको देख रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने हाई कोर्ट से संबंधित पॉइंट का डिस्कस किया था। हाई कोर्ट से संबंधित कौन कौन सी कहाँ पर ब्रांच पड़ती है उससे संबंधित हमने पॉइंट का डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हम हरियाणा के उदय के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होता है, विद्वानों द्वारा हरियाणा के क्या क्या नाम दिए गए थे, हरियाणा जो बना था वो किस परिस्थितियों से गुजरा था, कब इसकी मांग उठाई गई थी, किसने इसकी मांग उठाई थी और कब कब कैसे कौन सा आयोग बना था, उसके बाद में हरियाणा बना था। ये सभी पॉइंट जिसका डिस्कशन आज हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हरियाणा का उदय। इस हरियाणा शब्द का जो अर्थ होता है, हरियाणा शब्द का जो अर्थ है उसका नाम आता है हरि का अरण्य। हरि का अरण्य अर्थात जिसका अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, मतलब भगवान श्री कृष्ण के खेलने का स्थान। हरि का अरण्य, हरियाणा शब्द का अर्थ होता है हरि का अरण्य अथवा भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। सेकंड, वह हरि का आयन, हरि का आयन भगवान शिव का घर। हरि का आयन भगवान शिव का घर। वह अभिरायन, अभिरायन अहीरो का घर, अहीरो का घर। वह हरा भरा वन। ये हरियाणा शब्द का अर्थ होता है। हरियाणा शब्द का अर्थ होता है हरि का अरण्य, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली या उसके खेलने का स्थान। वह हरि का अरण्य भगवान शिव का घर अथवा अभिरायण अहीरो का घर अथवा हरा भरा वन। ये सभी किसके अर्थ है? हरियाणा। लेकिन विश्व का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, विश्व का जो सबसे पुराना ग्रंथ है और उस ग्रंथ का क्या नाम है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जैसे प्राचीनतम ग्रंथों में भी हरियाणा का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, हरियाणा का वर्णन है जो सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है हमारे पास में, जो जिसका नाम है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में भी हरियाणा का वर्णन मिलता है। और हरियाणा का वर्णन ऋग्वेद में किस नाम से मिलता है तो आप याद रखिएगा, ऋग्वेद में रज हरियाणा के नाम से मिलता है। ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से भी जाना गया है? रज हरियाणा के नाम से। उसके बाद में मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी, मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी हरियाणा का वर्णन मिलता है। और मनुस्मृति जैसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है, प्राचीन जो ग्रंथ है, उनके अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना गया है तो उनके अंदर हरियाणा को ब्रह्मावर्त के नाम से, उनके अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना गया है तो आप याद रखिएगा, ब्रह्मावर्त के नाम से जाना गया है। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। हरियाणा जिसका अर्थ होता है हरि का अरण्य, भगवान श्री कृष्ण का क्रीड़ा स्थल, हरि का आयन भगवान शिव का घर, अभिरायण अहीरो का घर या हरा भरा वन। हरियाणा जिसका वर्णन ऋग्वेद जैसे प्राचीनतम ग्रंथों में भी मिलता है और ऋग्वेद में किस नाम से मिलता है? रज हरियाणा के नाम से। हरियाणा जिसका वर्णन मनुस्मृति जैसे प्राचीनतम ग्रंथों में भी मिलता है और किस नाम से मिलता है? ब्रह्मावर्त के नाम से। लेकिन मनुस्मृति के अंदर यह दिखाया गया था, यह बताया गया था कि जो हरियाणा है वो दो नदियों के मध्य हुआ करता था। और मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा कौन कौन सी नदी के मध्य बताया गया है तो आप याद रखिएगा, सरस्वती व द्रसदवती। याद रखिएगा, सरस्वती व कौन सी नदी के मध्य बताया गया है? द्रसदवती नदी के मध्य। ऋग्वेद जैसे प्राचीनतम ग्रंथों में रज हरियाणा के नाम से और मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त। और ये जो ब्रह्मावर्त हुआ करता था ये कौन सी दो नदियों के मध्य था तो सरस्वती व द्रसदवती नदियों के मध्य हुआ करता था उस समय। मनुस्मृति जब ग्रंथ में जो लिखा हुआ है कि उस समय जो हरियाणा था ये हरियाणा सरस्वती व द्रसदवती नदी के मध्य स्थित था। लेकिन अब हम बात करेंगे हरियाणा के जो वैज्ञानिकों ने नाम दिए हैं उनका, जो हमारे जो विद्वान थे उन्होंने जो नाम दे रखे हरियाणा को उनका जिक्र करेंगे। हर्षरितर में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? श्रीकंठ जनपद के नाम से।
हर्षचरित्र पुस्तक जो बाणभट्ट ने लिखी थी, बाणभट्ट जो हर्ष का दरबारी कवि हुआ करता था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि जिसका नाम था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी, और हर्ष की जीवनी जिसका नाम क्या था, हर्षचरित्र थी। और ये हर्षचरित्र जिसमें हरियाणा को किस नाम से जाना गया था, श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना गया था। उसके बाद में एक वेद पढ़ता है जिसका नाम है अर्थवेद, और इस अर्थवेद में हरियाणा को किस नाम से जाना गया, ब्रह्मावर्त के नाम से। मनुस्मृति में और अर्थवेद में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है, ब्रह्मावर्त के नाम से जाना गया है। उसके बाद में एक विद्वान जिसका नाम राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा को किस नाम से जाना था, तो याद रखिएगा हरिधान्यक्य के नाम से। यदुनाथ सरकार द्वारा प्रतिपादित हरियाणा का नाम क्या था, हरियाला। यदुनाथ सरकार द्वारा जो प्रतिपादित हरियाणा का नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, हरियाला दिया गया है। स्कंद पुराण में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो आप याद रखिएगा हरियाला के नाम से। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को कौन सा नाम दिया था, महाराज कृष्ण ने हरना के नाम से। किस नाम से जाना था, महाराज कृष्ण ने हरना के नाम से। और डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को क्या नाम दिया था, आर्यना। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को क्या नाम दिया था, आर्यना, जिसका अर्थ होता है आर्यों का घर। याद रखिएगा महाराज कृष्ण ने हरियाणा को किस नाम से पुकारा था, हरना के नाम से, और डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने आर्यना, और आर्यना का अर्थ क्या होता है, आर्यों का घर। उसके बाद में डॉक्टर बुद्ध प्रकाश द्वारा प्रतिपादित हरियाणा का जो नाम था वो क्या था, अभिरायण, याद रखिएगा। और महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा कुरु जनपद के नाम से। महाभारत काल में किस नाम से, कुरु जनपद के नाम से। और उत्तरी हरियाणा को किस नाम से जाना है विद्वानों ने, कुरुक्षेत्र के नाम से। और विद्वानों ने दक्षिण हरियाणा को किस नाम से जाना है, तो आप याद रखिएगा कुरु जंगल के नाम से। तो ये सभी चीजें आप साथ के साथ में नोट कर लीजिए। हर्षचरित्र में किस नाम से मिलता है, अर्थवेद में किस नाम से मिलता है हरियाणा का जिक्र, राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा का वर्णन किस नाम से किया है, यदुनाथ सरकार द्वारा किस नाम से किया गया है, स्कंद पुराण में किस नाम से किया गया है, महाराज कृष्ण ने किस नाम से किया है, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने किस नाम से किया है, और डॉक्टर बुद्ध प्रकाश द्वारा प्रतिपादित किस नाम से है। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, उत्तरी हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है, और दक्षिण हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के अकॉर्डिंग। तो ये सभी चीजें आप साथ के साथ में नोट कर लीजिए। तो ये तो पॉइंट थे हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होता है, या विद्वानों ने हरियाणा को किस किस नाम से जाना था वो। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे, हरियाणा कब, कैसे और किसके प्रयासों से बना था, कौन कौन से आयोग बने थे, हम उनका जिक्र करेंगे। देखिए आप सभी को मालूम है कि 1857 के अंदर एक क्रांति हुई थी, और क्रांति के पश्चात 1858 में हरियाणा को किस में मिला दिया था, पंजाब के अंदर। हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया 1858 में। हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना 1858 में। पंजाब का हिस्सा बनने से पहले हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था, तो आप याद रखिएगा उससे पहले जो ये हरियाणा था ये किसका हिस्सा हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का। पंजाब से पहले उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश से पहले किसका पार्ट हुआ करता था, मध्य प्रदेश का। सबसे पहले हरियाणा एक पार्ट हुआ करता था मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश से हटाकर उत्तर प्रदेश में हरियाणा को कब जोड़ा गया था, 1835 में, 1835 के अंदर। लेकिन उत्तर प्रदेश से हटाकर पंजाब में हरियाणा को कब जोड़ा गया था, 1858 के अंदर। हरियाणा पंजाब का हिस्सा बन गया, घटना है कब की, 1858 की घटना है। हरियाणा प्रदेश की पहली बार मांग कब उठी, किसने उठाई, कौन से अधिवेशन में उठाई, कौन से शहर में उठाई, वो देखें। हरियाणा की सबसे पहले मांग उठी थी, हरियाणा की जो सबसे पहले मांग उठी वो उठी थी 1925 के अंदर। याद रखिएगा 1925 के अंदर। और 1925 के अंदर कहां पर उठी थी, तो आप याद रखिएगा दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर 1925 में क्यों उठी थी, किस पार्टी का अधिवेशन था, कौन से धर्म से संबंधित वो अधिवेशन था, तो याद रखिएगा 1925 में दिल्ली के अंदर एक मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ था। याद रखिएगा
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ 1925 के अंदर दिल्ली के अंदर। उस 1925 के दिल्ली अधिवेशन में, मुस्लिम अधिवेशन में हरियाणा की पहली बार मांग उठी थी। और वो मांग हरियाणा की उठाई किसने थी? तो याद रखिएगा 1925 के अंदर दिल्ली के अंदर जो मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में स्वागत समिति के अध्यक्ष, उस सम्मेलन में स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे उसमें नाम आता है पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, हरियाणा प्रदेश की पहली बार मांग 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन दिल्ली के अंदर उठी थी। उस अधिवेशन में इस मांग को किसने उठाया था? तो याद रखिएगा अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन जो 1925 के अंदर दिल्ली में हुआ था, उस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। और इसी पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने सबसे पहले हरियाणा की मांग उठाई थी। इस पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने यह कहा था कि जो हरियाणा वर्तमान में 1925 की बात कर रहे हैं, जो हरियाणा 1925 से पहले पंजाब का हिस्सा है, उस हरियाणा को पंजाब से हटाकर दिल्ली के साथ में जोड़ दिया जाए। यह पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन 1925 दिल्ली में कहा था, क्योंकि ये उस समय स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। और इन्होंने कहा था कि जो हरियाणा पंजाब का हिस्सा है, उस हरियाणा को पंजाब से हटाकर किसके साथ में जोड़ दिया जाए? तो याद रखिएगा दिल्ली के साथ में, दिल्ली के साथ में जोड़ दिया जाए। ये हरियाणा की पहली बार मांग उठाई थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। हरियाणा की दूसरी बार मांग उठी थी 1928 के अंदर। 1928 के अंदर एक अधिवेशन हुआ, एक बैठक हुई थी। और ये बैठक जो थी ये सभी दलों से संबंधित थी। कहने का तात्पर्य दिल्ली के अंदर 1928 में एक सर्वदलीय बैठक हुई, सभी दलों की एक बैठक हुई। और उस बैठक में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, याद रखें साथ के साथ में लिखते चलिएगा, 1928 के अंदर दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक हुई। उस बैठक में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो 1925 के अंदर मांग उठाई गई थी, उसी मांग को फिर से दोहराया था। और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी 1928 में यही कहा था कि जो हरियाणा पंजाब का हिस्सा है, उसे पंजाब से हटाकर किसके साथ में जोड़ दिया जाए? दिल्ली के अंदर। तो पहली बार मांग उठी 1925 में और दूसरी बार मांग उठी थी 1928 में। दोनों मांग कहां पर उठी थी? दिल्ली के अंदर। पहली किसने उठाई थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। और दूसरी बार मांग दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 1928 में उठाई थी। लेकिन दोनों का वाक्य एक ही था, दोनों का कथन एक ही था, दोनों एक ही पॉइंट्स आते थे कि हरियाणा को पंजाब से हटाकर किसके साथ में जोड़ दिया जाए? तो याद रखिएगा दिल्ली के साथ में जोड़ दिया जाए। लेकिन इस हरियाणा की जो मांग उठी थी 1932 के अंदर, वो 32 के अंदर मांग किसने उठाई थी? याद रखिएगा सितंबर 1932 में हरियाणा की फिर से मांग उठी। और वो किसने उठाई थी? तो याद रखिएगा दिल्ली और हरियाणा के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता, देखिए साथ के साथ में लिखे, दिल्ली और हरियाणा के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा की मांग उठाई थी 1932 में। याद रखिएगा किसने उठाई थी? तो आप याद रखिएगा दीनबंधु गुप्त ने। दिल्ली और हरियाणा के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे दीनबंधु गुप्त। इसने हरियाणा की मांग उठाई थी 1932 में। अब जैसे ही हरियाणा की मांग उठी तो काफी समय तक ये प्रोसेस चलती रहती थी, फिर इस मामला थोड़ा सा हल्का पड़ जाता था। एक बार 1946 के अंदर अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस चल रही थी दिल्ली के अंदर। 1946 के अंदर अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस चल रही थी दिल्ली के अंदर। और उस कॉन्फ्रेंस में भाई साहब जो समाचार वाचक थे या जो भी उसको हैंडल कर रहे थे या उस कॉन्फ्रेंस के जो भी अध्यक्ष थे, उसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। 1946 में दिल्ली में अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में पट्टाभी सीतारमैया ने यह कहा था कि जो दीनबंधु गुप्त ने जो मांग उठाई थी हरियाणा की, उस मांग को हम आगे बढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा दीनबंधु गुप्त की बातों को आगे बढ़ाने का जो फैसला लिया था वो किसके प्रयासों से लिया गया था? पट्टाभी सीतारमैया। तो 1946 की घटना है, याद रखिएगा। अब हुआ क्या कि 15 अगस्त 1947 के अंदर भारत आजाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 के अंदर भारत आजाद हो गया। देखें हमारे पास में ये एक पश्चिमी भारत है इस प्रकार से,
इस प्रकार से हमारे पास में पश्चिमी भारत है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था, ये सारा क्षेत्र हुआ करता था पंजाब का। ये जो सारा क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र किसका हुआ करता था? पंजाब का क्षेत्र था। लेकिन 1947 में इस पंजाब के बीचों बीच रेखा खींच दी गई और उस रेखा का नाम क्या था? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 के अंदर। अब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, इनके मध्य एक रेखा खींची गई थी, उस रेखा का नाम था रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा खींची गई पंजाब के बीचों बीच, क्योंकि उस समय बंटवारा हुआ था वो क्षेत्र, जो आधा पंजाब था वो पाकिस्तान के हिस्से आया था। पंजाब के बीचों बीच रेखा खींच दी गई। अब 1947 से पहले जो पंजाब एक था, 1947 में 15 अगस्त 1947 में वो दो भागों में बंट गया। एक पंजाब जिसका नाम पश्चिमी पंजाब, एक पंजाब जिसका नाम पूर्वी पंजाब। यहां से पहला क्वेश्चन नोट कर ले, यहां से पहला क्वेश्चन आप ये नोट कर ले कि हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? तो हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना था 1947 के अंदर। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र शामिल हुआ करता था, और एक पश्चिमी पंजाब था वो पाकिस्तान के अंदर चला गया था। अब जैसे ही पूर्वी पंजाब बना, इस पूर्वी पंजाब की राजधानी क्या बना दी गई? तो आप याद रखिएगा शिमला। याद रखिए चीजें कि 1947 में जब पंजाब का विभाजन हुआ था, तो जो पूर्वी पंजाब था उस पंजाब की राजधानी कौन सी बनाई गई? शिमला। और शिमला कहां पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? पंजाब के जो सीएम हुआ करते थे उसमें नाम आता है किसका? गोपी चंद भार्गव। कौन हुआ करते थे? गोपीचंद भार्गव। और ये गोपीचंद भार्गव कहां से थे? तो आप याद रखिएगा सिरसा से हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, एक पंजाब जो भारत के हिस्से आया, उस पंजाब में भाषाई आधार पर मतभेद होने लगा था, क्योंकि उसी पंजाब के अंदर हरियाणा था। हरियाणा की मांग स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से उठ रही थी। लेकिन जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो हरियाणा और पंजाब के मध्य भाषाई आधार पर मतभेद होने लगा। अब मतभेद होने लगा तो क्षेत्रीय उपेक्षाओं के कारण गोपीचंद भार्गव जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इसकी भार्गव सरकार या गोपीचंद भार्गव की सरकार गिर जाती है। अब जैसे ही गोपीचंद भार्गव की सरकार गिरी, पंजाब के मुख्यमंत्री बने भीमसेन सच्चर। याद रखिएगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में आ जाएगा, नॉर्मल चीज है। 1947 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बन जाता है। अब जैसे ही हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना 1947 में, 1947 के बाद में पंजाबी प्रदेश और हिंदी बहुल जो क्षेत्र था उसके अंदर भाषाई आधार पर मतभेद होने लगा, और उन्हीं क्षेत्रीय उपेक्षाओं के कारण गोपीचंद भार्गव की सरकार गिर जाती है। और गोपीचंद भार्गव की सरकार गिरने के पश्चात जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनता है, उसमें नाम आता है किसका? भीमसेन सच्चर। याद रखिएगा, किसका नाम आता है? भीमसेन सच्चर का नाम आता है। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि गोपीचंद भार्गव के शासनकाल में हिंदी और जो पंजाबी बहुल क्षेत्र है उसी के लोग मांग उठा रहे थे, भीमसेन सच्चर के शासनकाल में नहीं उठाएंगे। अब भाई साहब जैसे ही भीमसेन सच्चर मुख्यमंत्री बना, तो वहां के जो लोग थे, हिंदी बहुल क्षेत्र के लोग थे और पंजाबी बहुल क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने भीमसेन सच्चर के सामने एक नई समस्या खड़ी कर दी। गोपीचंद भार्गव की सरकार गिर गई, भीमसेन सच्चर मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन भीमसेन सच्चर के सामने एक नई समस्या खड़ी कर दी। और नई समस्या कौन सी खड़ी कर दी? तो आप याद रखिएगा कि भीमसेन सच्चर जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय जो भी जनता थी हिंदी बहुल क्षेत्र की, जो भी जनता थी पंजाबी बहुल क्षेत्र की, उस जनता ने ऐलान कर दिया, हिंदी बहुल क्षेत्र वालों ने कहा कि हम पंजाबी क्यों पढ़े, और पंजाबी बहुल क्षेत्र वालों ने कहा कि हम हिंदी क्यों पढ़े। इसी के परिणाम स्वरूप, इस विवाद को देखते हुए इस भीमसेन सच्चर ने 1 अक्टूबर 1949 में एक फॉर्मूला बनाया, जिसका नाम क्या था? सच्चर फॉर्मूला। याद रखिएगा, भीमसेन सच्चर ने 1 अक्टूबर 1949 में एक फॉर्मूला बनाया, और उस फॉर्मूले का नाम क्या हुआ करता था? तो आप याद रखिएगा, जिसका नाम था सच्चर फॉर्मूला। सच्चर फॉर्मूला कब बना था? 1 अक्टूबर 1949 में। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। सच्चर फॉर्मूला बना 1 अक्टूबर 1949 में।
सच्चर फॉर्मूले के आधार पर पंजाब को दो भागों के अंदर बांट दिया। सच्चर फॉर्मूले के आधार पर पंजाब को दो भागों के अंदर बांट दिया, जिसमें एक क्षेत्र हिंदी क्षेत्र और एक क्षेत्र किसमें बांट दिया, तो आप याद रखिएगा पंजाबी क्षेत्र के अंदर बांट दिया। याद रखिएगा हिंदी क्षेत्र के अंदर अंबाला की नारायणगढ़ तहसील, जगाधरी, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया, और बाकी का जो क्षेत्र बच गया वो सारा क्षेत्र किसमें शामिल कर दिया, तो याद रखिएगा वो सारा क्षेत्र शामिल कर दिया पंजाब के अंदर, पंजाबी भाषा जो बोलते थे उसके अंदर। लेकिन देखिए सच्चर फॉर्मूले के बाद में दो क्षेत्र बांटे गए, पंजाब को दो क्षेत्रों में बांट दिया गया। लेकिन इस फॉर्मूले में यह कहा गया था कि हिंदी बहुल क्षेत्र के जो सरकारी स्कूल है उसकी सरकारी भाषा होगी हिंदी, या जो भी सरकारी कामकाज की भाषा है वो होगी हिंदी। पंजाबी क्षेत्र के अंदर जो भी सरकारी कामकाज की भाषा है वो होगी पंजाबी, और हिंदी बहुल क्षेत्र की द्वितीयक भाषा पंजाबी, और पंजाबी बहुल क्षेत्र की द्वितीयक भाषा हिंदी होगी। लेकिन ये फॉर्मूला जनता को पसंद नहीं आया, ये फॉर्मूला जनता को पसंद नहीं आया। अधिकतर ये फॉर्मूला बदनाम हुआ हिंदी क्षेत्र में, ये फॉर्मूला जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब जनता को ही कोई फॉर्मूला पसंद नहीं है, उन्हीं के लिए फॉर्मूला बन रहा है और उसी जनता को पसंद नहीं है, इस फॉर्मूले को हटा दिया गया। इस फॉर्मूले को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था। अब फिर से हरियाणा और पंजाब के मध्य भाषा मांग उठती भाषा के आधार पर। अब जैसे ही भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी तो केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने 29 दिसंबर 1953 को एक फजल अली आयोग का गठन किया। फजल अली आयोग का गठन किया गया भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए। याद रखिएगा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए केंद्र सरकार ने 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन किया। फजल अली आयोग के अध्यक्ष खुद स्वयं फजल अली थे। इस आयोग में 3 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष, जिसका चेयरमैन कौन हुआ करता था, तो आप याद रखिएगा फजल अली हुआ करता था। लेकिन फजल अली जो आयोग बना था, फजल अली आयोग, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1955 के अंदर। हरियाणा और पंजाब वाले फजल अली आयोग बनने के बाद में बहुत खुश हो रहे थे कि क्या पता अब की बार हमारा सिस्टम ही बन जाए, अलग से स्टेट ही बन जाए, इस प्रकार से खुश हो रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि 1955 में जब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो हरियाणा और पंजाब दोनों को ही निराशा आत लगी थी। हरियाणा और पंजाब का उसके अंदर जिक्र ही नहीं था। याद रखिए ये चीजें, तो याद रखिएगा 29 दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग बना, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1955 के अंदर। फजल अली आयोग क्यों बना था, तो राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए फजल अली आयोग बना था। लेकिन ये फजल अली आयोग हरियाणा के एक शहर में आया था और उस शहर का नाम क्या है, रोहतक। फजल अली आयोग रोहतक कब पहुंचा, तो याद रखिएगा अप्रैल 1955 के अंदर फजल अली आयोग रोहतक पहुंचा था। फजल अली आयोग रोहतक में कब पहुंचा था, तो आप याद रखिएगा अप्रैल 1955 के अंदर ये रोहतक पहुंचा था। अब फजल अली आयोग में भी हरियाणा और पंजाब का कुछ समाधान नहीं हुआ। अब कुछ समाधान नहीं हुआ तो फिर से दोनों प्रदेशों के अंदर वही डिमांड होती कि पंजाबी वाले क्षेत्र अपना अलग से प्रदेश आते, हरियाणा बहुल जो हिंदी बहुल क्षेत्र था वो अलग से प्रदेश आते, भाषा के आधार पर उनका दोनों का मतभेद रहता। तो भाई साहब केंद्र सरकार या भारत सरकार ने पंजाब के अंदर एक फॉर्मूला लागू किया और उस फॉर्मूले का नाम हुआ करता था क्षेत्रीय फॉर्मूला। देखें क्षेत्रीय फॉर्मूला, भारत सरकार ने पंजाब के अंदर एक फॉर्मूला लागू करने को कहा और उस फॉर्मूले का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा क्षेत्रीय फॉर्मूला उसका नाम हुआ करता था। और ये क्षेत्रीय फॉर्मूला जो जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 24 जुलाई 1956 के अंदर। इस क्षेत्रीय फॉर्मूले का जो केंद्र सरकार के कहने पर जो लागू किया गया क्षेत्रीय फॉर्मूला 24 जुलाई 1956 के अंदर, इस क्षेत्रीय फॉर्मूले के तहत भी पंजाब को दो भागों के अंदर बांट दिया। एक क्षेत्र हिंदी बहुल क्षेत्र और एक क्षेत्र हुआ करता था कौन सा, तो आप याद रखिएगा पंजाबी बहुल क्षेत्र। एक हिंदी क्षेत्र और दूसरा कौन सा, पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत हिसार, गुरुग्राम, करनाल, महेंद्रगढ़, रोहतक।
पटियाला का कोहिस्तान, याद रखिएगा, पटियाला का कोहिस्तान और हिमाचल प्रदेश का शिमला और कांगड़ा क्षेत्र शामिल किया गया, और जो बाकी का क्षेत्र बच गया वो पंजाबी बहुल क्षेत्र के अंदर शामिल कर दिया। लेकिन होता क्या है कि 1957 में पंजाब के मुख्यमंत्री दोबारा प्रताप सिंह कैरो बन जाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री 1957 में प्रताप सिंह कैरो बन जाते हैं, और वो प्रताप सिंह कैरो इस क्षेत्रीय फॉर्मूले को सफल होने का अवसर प्रदान नहीं करता है। क्षेत्रीय फॉर्मूला ये भारत सरकार के कहने पर पंजाब के अंदर लागू किया गया था। पंजाब को दो भागों के अंदर बांटा गया था, एक हिंदी क्षेत्र और एक पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र में अलग से जो भी हमने बताए हैं, जिसमें नाम आता है गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, करनाल और अंबाला की जगाधरी और नारायणगढ़ तहसील, पटियाला का कोहिस्तान और हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा और शिमला, और बाकी का जो क्षेत्र बच गया वो पंजाबी बहुल क्षेत्र के अंदर। लेकिन होता क्या है कि 1957 में प्रताप सिंह कैरो पंजाब के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। अब जैसे ही प्रताप सिंह कैरो पंजाब के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो इसने इस फॉर्मूले को सफल होने का अवसर ही प्रदान नहीं किया। लेकिन अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो पंजाबी सूबे का डिस्कशन करेंगे। जो पंजाबी सूबा था उसको भी कोई बरकरार रखना चाहता था, वो एक बार पॉइंट देखें। भारत और इस क्षेत्र को आप यहीं तक रोक दीजिए, यहां तक इसको रोक दीजिए, आप यहां तक रोक दीजिए। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया 1947 में, लेकिन 1948 की शुरुआत तक पंजाबी सूबे की मांग के लिए कोई भी दल या कोई भी नेता आगे नहीं आया था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया 1947 में, लेकिन 1948 के जो शुरुआती साल थी उस तक कोई भी आगे नहीं आया था पंजाबी सूबे के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि 1948 में सिक्कों के एक नेता हुआ करते थे जिसमें नाम आता है मास्टर तारा सिंह। सिक्कों के एक नेता थे जिसमें नाम आता है किसका? मास्टर तारा सिंह। इस मास्टर तारा सिंह ने एक पत्र निकाला जिसका नाम हुआ करता था अजीत। इनका एक पत्र हुआ करता था जिसका नाम क्या था? अजीत। 1948 में मास्टर तारा सिंह ने एक पत्र निकाला जिसका नाम हुआ करता था अजीत, और उस अजीत में पंजाबी सूबे की मांग को उठाया गया था। पंजाबी सूबे के लिए उस अजीत पत्र में मास्टर तारा सिंह ने उसकी मांग को उठाया था पंजाबी सूबे की। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही अजीत पत्र निकाला, पंजाबी सूबे की मांग को उठाया मास्टर तारा सिंह ने, फिर किसी कारणवश ये मांग धीमी पड़ गई। लेकिन 1960 के अंदर फिर मास्टर तारा सिंह, 1960 में फिर मास्टर तारा सिंह, भाई साहब पंजाबी जो मास्टर तारा सिंह हुआ करते थे वो पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन शुरू करने लगे। 1960 में मास्टर तारा सिंह थे, वो पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन शुरू करने लगे, और जैसे ही आंदोलन शुरू किए उस जगह के ऊपर जुलूस निकाले गए, भीड़ इकट्ठा हुई, तो पुलिस ने पकड़कर तारा सिंह को अंदर कर दिया। जो मास्टर तारा सिंह थे उसको अंदर कर दिया। अब जैसे ही तारा सिंह को अंदर किया तो घटना है 1965 की। तारा सिंह के अंदर जाने के बाद में 1965 में पंजाबी सूबे के लिए संत फतेह सिंह आके आए थे। तो याद रखिएगा, पंजाबी सूबे को बचाए रखने का प्रयास किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, संत फतेह सिंह ने। और संत फतेह सिंह ने ये ऐलान कर दिया कि हम अनशन पर बैठेंगे, और 10 दिन के बाद में जल मरने का फैसला लिया। अब भाई साहब 10 दिन के बाद में जल मरने का फैसला ले लिया। घटना है कब की? 1965 की। किसने ले लिया जल मरने का फैसला? संत फतेह सिंह ने ले लिया। अब हुआ क्या, जैसे ही संत फतेह सिंह ने फैसला लिया, उसके कुछ ही समय बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध छिड़ जाता है 1965 में। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध छिड़ा, संत फतेह सिंह ने राष्ट्रीय संकट को देखते हुए अपना अनशन त्याग देते हैं। अपना अनशन कहते हैं कि दोबारा से हम फिर शुरू करेंगे। और जैसे ही भारत और पाकिस्तान युद्ध समाप्त होता है, संत फतेह सिंह ने फिर से भाई साहब ऐलान कर दिया जल मरने का, कि हम 10 सितंबर 1965 में जल मरने का फैसला सुनाएंगे, और 10 सितंबर 1965 को जो घटना होगी वो पूरा पंजाब इस घटना को याद रखेगा। यह ऐलान कर दिया। अब जैसे ही संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे को बनाए रखने का प्रयास किया था, संत फतेह सिंह पंजाबी सूबे के लिए जल मरने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय जो हिंदी बहुल क्षेत्र था, हरियाणा बहुल जो क्षेत्र था, जिसके क्षेत्र को बाद में हरियाणा के नाम से जाना गया था,
उस हरियाणा की जनता में या हिंदी बहुल क्षेत्र की जनता में एक आक्रोश उत्पन्न हो गया कि वो ऐसा संत है जो पंजाबी सूबे के लिए मरना चाहता है, और हम क्या इस तरह के पागल दिखते हैं उनको, जो भाई साहब हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। हरियाणा सरकार उस समय तो हुआ नहीं करती थी, लेकिन हरियाणा जो हिंदी बहुल क्षेत्र था वहां पर उन लोगों के अंदर एक गुस्सा फूटा और उन्होंने भी सरकार को, कौन सी सरकार को, पंजाब सरकार को, और कौन सी सरकार को, केंद्र सरकार को, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के सामने ये फैसला रख दिया कि यदि अब हरियाणा नहीं बनेगा तो हरियाणा के अंदर आंदोलन होंगे, अनशन होंगे, और यहां पर भाई साहब जनता जुलूस निकालेगी। अब केंद्र सरकार के ऊपर और जो राज्य सरकार थी दोनों के ऊपर दबाव था, और इस दबाव को देखते हुए 23 सितंबर 1965 में भारत सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह के नेतृत्व में एक संसदीय समिति का गठन किया था। याद रखिएगा, 23 सितंबर 1965 के अंदर भारत सरकार के प्रयासों से या भारत सरकार के कहने पर लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह के नेतृत्व में एक संसदीय समिति का गठन हुआ। याद रखिएगा, सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में एक संसदीय समिति का गठन हुआ 23 सितंबर 1965 के अंदर। अब 23 सितंबर 1965 के अंदर संसदीय समिति का गठन हुआ, इसने पूरे स्टेट की समीक्षा की, और घटना है 1966 की। 1966 के शुरुआती चरण में जो पंजाब कांग्रेस हाईकमान हुआ करती थी, उस पंजाब कांग्रेस हाईकमान ने भी ऑर्डर दे दिया कि पंजाब 2 स्टेट में बटेगा, एक पंजाब होगा और एक हरियाणा होगा। लेकिन सरदार हुकम सिंह के नेतृत्व में जो संसदीय समिति बनी थी, उस संसदीय समिति ने एक आयोग बनाया, और वो आयोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में बना था। याद रखिएगा, और उस आयोग का नाम क्या हुआ करता था, जेसी शाह आयोग। याद रखिएगा, जेसी शाह आयोग किसकी सिफारिश के या कौन सी समिति की सिफारिश पर बना है, तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह के नेतृत्व में जो संसदीय समिति बनी थी उसी के सिफारिश के ऊपर एक आयोग बना, और वो आयोग जेसी शाह आयोग था। जेसी शाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक न्यायाधीश हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन अंत में जो सीमा आयोग बना था, इस सीमा आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य हुआ करते थे। 3 सदस्य, जिसमें एक खुद स्वयं जेसी शाह, एक एम फिलिप हुआ करता था, और एक सदस्य जिसका नाम क्या हुआ करता था, तो याद रखिएगा एस दत्त। जेसी शाह आयोग में 3 सदस्य थे, जेसी शाह, एम फिलिप और एस दत्त हुआ करता था। जेसी शाह आयोग का जो गठन हुआ था वो याद रखिएगा कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 के अंदर। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो आप याद रखिएगा 31 मई 1966 के अंदर इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। इस आयोग का गठन 23 अप्रैल 1966 में, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो आप याद रखिएगा 31 मई 1966 के अंदर इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो ये सभी चीजें आप साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा। जेसी शाह आयोग बना, जिसमें 3 सदस्य हुआ करते थे, जेसी शाह, एम फिलिप और एस दत्त। ये आयोग बना अप्रैल 1966 में, और उसके बाद में इसने रिपोर्ट सौंपी थी कब, तो आप याद रखिएगा कब सौंपी थी? 31 मई 1966 के अंदर। इस आयोग में यह बताया गया कि हिंदी क्षेत्र के अंदर जो आने वाला क्षेत्र होगा वो क्षेत्र क्या बताया गया, तो हरियाणा के जो शुरुआत में 7 जिले बने थे, वो इस आयोग के अंदर दिखाए गए थे। तो याद रखिएगा, इस आयोग ने अपने जो रिपोर्ट थी उसके अंदर ये दिखाया कि रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, महेंद्रगढ़, जींद, अंबाला की खरड़ तहसील, कौन सी? अंबाला की खरड़ तहसील, और उसके बाद में जगाधरी तहसील, और उसके बाद में नारायणगढ़ तहसील, और उसके बाद में कौन सी है? नारायणगढ़ तहसील, और चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल करने की बात कही, परंतु इसमें से एक सदस्य जिसका नाम एस दत्त था, इस एस दत्त ने ये कहा
कि हम अंबाला की खरड़ तहसील और चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल नहीं करेंगे। इसने ये कहा था कि हम अंबाला की खरड़ तहसील और चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल नहीं करेंगे। अब जो भी इसके समिति के अंदर, जो भी सीमा आयोग के अंदर जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि काफी दिन हो गए इस क्षेत्र के लोगों को भटकते हुए, काफी टाइम हो गया भाई। ये जो जेसी शाह आयोग बना था, ये 23 अप्रैल को नहीं 23 मार्च को बना था। 23 मार्च, याद रखिएगा, मार्च की घटना है। जेसी शाह आयोग बना वो 23 मार्च में बना था, 23 अप्रैल में नहीं, 23 मार्च 1966 में। और रिपोर्ट सौंपी थी 31 मई 1966। रिपोर्ट ठीक है, ये आप ठीक करें ना। 23 मार्च 1966 के अंदर जेसी शाह आयोग बना था। अप्रैल को हटा देना, अप्रैल नहीं आएगा, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1966 के अंदर बना था। अब एस दत्त ने यह कह दिया कि हम अंबाला की खरड़ तहसील, जगाधरी और नारायणगढ़ एस दत्त ने यह कहा कि अंबाला की खरड़ तहसील और चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल नहीं करेंगे। ये एस दत्त का बयान था कि अंबाला की खरड़ तहसील और चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल नहीं करेंगे। अब आयोग के सदस्यों ने सोचा कि काफी टाइम हो गया इस क्षेत्र के लोगों को अलग से प्रदेश की मांग उठाते हुए, और अब भी यदि एस दत्त की बातें हम मान लें तो फिर से ये प्रदेश नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने एस दत्त की बातों को मान लिया कि ठीक है भाई, एस दत्त जो कह रहा है वो ठीक है, जैसा एस दत्त मानेगा उसी प्रकार से हम बना देंगे। तो एस दत्त की मांगों को मान लेता है और एक पंजाब पुनर्गठन विधेयक संसद में पारित हो जाता है। अंबाला की खरड़ तहसील और चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल नहीं किया जाता है। और 18 सितंबर 1966 में पंजाब पुनर्गठन विधेयक, याद रखिएगा, पंजाब पुनर्गठन विधेयक संसद में पारित हो जाता है। और 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा, 18वें संविधान संशोधन के तहत देश का 17वां राज्य, 18वें संविधान संशोधन के तहत देश का 17वां राज्य कौन सा बना दिया जाता है? तो आप याद रखिएगा, हरियाणा। हरियाणा जो बना था वो 1 नवंबर 1966 को बना था। और याद रखिएगा 18वें संविधान संशोधन के तहत बना था। और ये चीजें आप याद रखिएगा, कौन सा स्टेट बना था? 17वां स्टेट बना था। लेकिन जब हरियाणा बना था, ये पंजाब से अलग होकर बना था। पंजाब में मिलाया गया था 1858 में, और पंजाब से अलग हुआ कब? तो 1 नवंबर 1966 के अंदर पंजाब से अलग हुआ था। अब आपने याद क्या रखना है, जैसे ही हरियाणा बना तो पंजाब कांग्रेस कमेटी थी जिसके अंदर हरियाणा का जो क्षेत्र था उससे विधायक हुआ करते थे। वो विधायक सारे टूटकर कहां पर आ गए थे? पंजाब में। और पंजाब के अंदर एक विधानसभा का गठन किया गया। लेकिन जब हरियाणा के अंदर एक विधानसभा का गठन किया गया, लेकिन जब हरियाणा बना उस समय विधानसभा के अंदर 54 सदस्य थे। हरियाणा के अंदर 54 विधानसभा की सीटें थी जब हरियाणा बना था उस समय। अब उन 54 सदस्यों में से एक व्यक्ति को कांग्रेस के विधायक थे वो ज्यादा थे, और कांग्रेस के विधायकों ने अपना प्रमुख दल का जो नेता माना था वो किसको माना था? तो आप याद रखिएगा, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा को माना था, जो कहां से हुआ करते थे? बेरी झज्जर से हुआ करते थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा और हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन हुआ करते थे? तो याद रखिएगा, श्री धर्मवीर राज्यपाल हुआ करते थे। फिर से एक पॉइंट देख लीजिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 23 अप्रैल नहीं 23 मार्च आएगा। जेसी शाह आयोग जो बना था वो 23 मार्च 1966 के अंदर, और इस जेसी शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वो 31 मई 1966 के अंदर। 3 सदस्य थे, जेसी शाह, एमएम फिलिप और एस दत्त। एस दत्त ने यह कहा था कि अंबाला की खरड़ तहसील और चंडीगढ़ को हरियाणा के अंदर शामिल नहीं करेंगे। एस दत्त की बातों को मान लिया आयोग ने कि ठीक है, ये जैसा कह रहा है वैसा ही करेंगे हम। और आयोग की सिफारिशों के अनुसार 18 सितंबर 1966 में पंजाब पुनर्गठन विधेयक संसद में पारित हो जाता है। और 1 नवंबर 1966 को देश का 17वां राज्य 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा बन जाता है। और ये हरियाणा बना उस समय, इसके मुख्यमंत्री बनाए गए भगवत दयाल शर्मा, और हरियाणा बना उसमें विधानसभा की सीटें थी 54। और जब हरियाणा बना तो इसके गवर्नर जो हुआ करते थे, राज्यपाल हुआ करते थे, श्री धर्मवीर थे। तो ये सभी चीजें आपके दिल और दिमाग में रहनी चाहिए, और बिल्कुल नॉर्मल हरियाणा जीके है। 1-2 पॉइंट जो बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, उनके अंदर मिसकंफ्यूज था, तो वो हमने पूरे तरीके से क्लियर कर लिए हैं। ये 23 अप्रैल नहीं 23 मार्च आएगा। जेसी आयोग 23 मार्च 1966 में बना था। रिपोर्ट
31 मई 1966 में सौंपी थी। ये बिल्कुल करेक्ट है, तो आप याद रखें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों के पास में शेयर करें जो सरकारी एग्जाम की या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके सभी ग्रुप में और उनके सभी कॉन्टेक्ट में शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो वो लिखें अवश्य। जब तक आप नहीं लिखेंगे तो हम उन गलतियों को कैसे सुधारेंगे। तो कमेंट में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत लगता है या आप किसी भी कारण से, किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये सभी चीजें आप कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उस कमेंट का आंसर अवश्य देंगे। तो जो भी आपको किसी प्रकार से हरियाणा जीके से संबंधित या हमारी क्लासों से संबंधित या हमारे समझाने से संबंधित या आपको समझ में नहीं आ रहा है उससे संबंधित यदि कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में अवश्य लिखें, हम उन पर अवश्य गौर फरमाएंगे, अवश्य आंसर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।